नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा का मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी नगर के नेहरू हाल सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षकों ने अपने अपने विचार को साझा किया और सरकार ने समस्याओं के निराकरण की मांग भी की। आपको बता दें, मंडलीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि का शिक्षकों ने माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान शैक्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि जनपद एवं प्रदेश में अनेकों शिक्षक संगठन हैं। संगठनों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी पूर्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। शिक्षकों का हित एक वर्ग विशेष के स्वार्थ से जोड़कर भेदभाव बढ़ाता जाता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन में संकीर्ण गुटबाजी जैसे विघटनकारी शक्तियां विकसित होने लगी हैं। इन्हीं तमाम परिस्थितियों से तंग आकर एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक शिक्षक विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु आजमगढ़ की संगठनात्मक स्थिति में सुधार करते हुए विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा उपेक्षित एवं प्रताड़ित शिक्षकों को एक सूत्र में बांधकर अपने हक, हुकूम एवं सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए इस संगठन का गठन किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि दलित कर्मचारियों व शिक्षकों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए सम्मेलन की चर्चा की गई और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं सुशील कुमार, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, और दूसरे मैं यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के जो है ये तत्वाधान में जो गोष्ठी गठित है उसमें मुख्य अतिथि भी मैं हूँ और मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि तमाम प्रदेश भर में जो दलित छात्रों के, दलित शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसके लिए हम एकजुट होकर के क्या कहते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ एक शैक्षिक गोष्ठी भी है जिससे क्या कहते हैं हम लोग विचार करेंगे और उसका जो है निराकरण के लिए जो है एक अपना आम राय बनाएंगे। और उसी के साथ ही साथ जो है हम अपनी आवाज़ भी सरकार तक यह पहुँचाना चाहते हैं कि यह जो है अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार जो है इतने वर्षों से हम जो है लोग जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप चूँकि अगर क्या कहते हैं सरकार में है तो आप हमारी बात सुने, उसका निराकरण सोचें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग को अपने अनुसार जो है कुछ न कुछ क्या कहते हैं अतिरिक्त करना पड़ेगा। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो है, हाँ, उसमें टीचर भी डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे भी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर क्या कहेंगे, क्या है ऐसा? एक्चुअली क्या है ना, जैसे नई शिक्षा नीति और दूसरी चीज़ एक और है कि उसमें जो फीस वृद्धि वाला भी मामला। अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब जो गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है, जो पहले क्या कहते हैं 200 रुपया फ़ीस हुआ करती थी, 150 रुपया सालाना फ़ीस हुआ करती थी मान लीजिए इंटर कॉलेज में, और अचानक क्या कहते हैं बोर्ड की फ़ीस जो है जो 90 रुपया हुआ करती है, अचानक 600 रुपया 700 रुपया बढ़ा दिया गया। और जो बीटेक जो इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जो फीस हुआ करती थी उसको भी कई गुना बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या है, गरीब घर का बच्चा जो है पढ़ लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी फ़ीस मुश्किल से वह दे पाता है, और जब इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई तो वह मुश्किल से ही वहाँ तक बारे में सोच पाएगा। और ये लग रहा है कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जब फीस ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो वो गरीब तबके का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और बच्चा जब पढ़ नहीं पाएगा तो जहाँ वो है वहीं से वो और बैक होता चला जाएगा। और यह जैसा लग रहा है कि देश में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जो अमीर है वो अमीर बना रहना चाहता है और गरीब को जो है अवसर नहीं देना चाहता है, वो अपने समान अवसर नहीं देना चाहता ताकि वो उनके बराबर पहुंच ना पाए और उनका अपना जो है वो चलता रहे। ठीक, लगातार जो गरीब बच्चे हैं छात्रवृत्ति लोग को लेकर के मांग करते हैं और अधिकारियों द्वारा भी उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है। प्रदेश सरकार जो है लगातार इस पर फेल दिख रही है, इस पर आप नहीं, एक्चुअली यही तो है, यही कॉन्स्पिरेसी एक तरह से चल रही है। सरकार अपने स्तर से चल रही है, सरकार के लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, हर जगह पर प्रताड़ित करने वाला भी वही वकील बन जा रहा है, वही पैरोकार बन जा रहा है, वही अधिकारी बन रहा है, हर स्तर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हर स्तर पे क्या इस तरह की आवाज़ उठाई जा रही, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इसका कुछ हल निकाला जाए, उसके लिए जोरदारी से आवाज़ उठाई जाए। और छात्रवृत्ति के लिए जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, छात्रवृत्ति जो है जातिगत देखते हुए कि एससी, ओबीसी, जनरल, तो जनरल के पहले आ जा रही, फिर कभी ओबीसी के आ जा रही, कभी ओबीसी की नहीं आ रही, कभी एससी की आ जा रही थोड़ी बहुत।
तो यह जो है एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इच्छा शक्ति की कमी है और एक विशेष वर्ग को ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और मैं डॉक्टर दुजराम यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़। इसका उद्देश्य यही है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, समाज में उनको समता का अधिकार प्राप्त नहीं है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक नई चेतना जागृत करना है। और दूसरा जो इस सम्मेलन का मुख्य विषय है वह शिक्षा नीति है। भारत में निरंतर शिक्षा जगत में प्रयोग हो रहा है, उस पर कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है। यह मेरे ख्याल से जो नई शिक्षा नीति है वह भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के माध्यम से वर्तमान सरकार जो है उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने दलित वर्ग के बच्चों को उसी काबिल बनाएं कि वो चपरासी और क्लर्क से ज़्यादा पद हासिल न कर सकें। आप पूछ सकते हैं तो उनके बच्चे, उनके पास तो इतनी संपत्ति है कि वे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करके और फिर पैसे के बल पर विदेशों में भेजते हैं, और वहाँ से जब आते हैं तो उनको अच्छी नौकरी देते हैं। एक सामान्य वर्ग का बच्चा जब पीसीएस, आईएएस या अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होता है तो अंक तो उसे मिल जाते हैं, लेकिन मौखिक परीक्षा में उन्हें सबसे कम नंबर दे दिया जाता है, अच्छा उत्तर देने के बाद भी। और इसको मैंने खुद अनुभव किया है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग में गया था एक्सपर्ट बन करके, तो मुझसे साफ कहा गया कि ये एससी के हैं, ये ओबीसी के हैं, इनको इतना नंबर दीजिएगा तो ये तो जनरल सीट में चले जाएंगे। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ, मैं तो दूंगा। 40 में मैंने 39 नंबर दिया था, और एक तिवारी जी थे लखनऊ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने भी 38-39 दिया था। और अंत में निकले हम लोग, तो हम लोगों ने कहा कि इसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। मैंने पूछा क्यों, कहे आप जो भी चाहिए दीजिए, फाइनल वाला अंक पत्र तो हम बनाते हैं, तो आप वाला फाड़ के फेंक देंगे, फाइनल वाला उनका सही हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। वही हालत आईएएस में भी है, पीसीएस में भी है। वहाँ भी इंटरव्यू के समय सही उत्तर देने के बाद भी लड़कों को उलझा करके परेशान किया जाता है और फेल कर दिया जाता है। मुझे नाम नहीं मालूम है, रानी की सराय का ही कोई लड़का था, 3 बार उसे भटकाया गया, अंत में जा कर के तीसरी बार के कब उसका हुआ। अच्छा सर, ये वो दलितों के नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाती है, अभी आजमगढ़ में भी यूनिवर्सिटी बन गई, राष्ट्रपति को दलित बना दिया, लेकिन आपका कहना है कि जो जातिगत एक भावना है वो हावी है भारत में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको एक स्टंट बनाती है। देखिए, भारत जो है उसकी सामाजिक संरचना देखिए कि वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था समझ ही रहे हैं आप लोग, तो उस पर आधारित है। और जो यह नीति चल रही है कि दलितों को राष्ट्रपति बना दिया जाए, उनके नाम पर संस्थाओं का नामकरण कर दिया जाए, यह केवल वोट की राजनीति है। यह निष्पक्ष
चुनाव नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी चाहे कांग्रेस रही या जो भी लोग रहे, उन लोगों ने इस तरह की राजनीति नहीं की थी। वे अगर दलित को चुनते थे तो उसमें वह काबिलियत होती थी, जैसे बाबू जगजीवन राम थे। लेकिन आज जो हैं, या तो मूक लोगों को या गूंगे लोगों को चुना जा रहा है कि वे बैठकर केवल चिड़िया बैठाएं। जो अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए संघर्ष नहीं कर सकता है, उसे इतने उच्च पद पर बैठकर शोभा नहीं देती। क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत में कोई फैसला नहीं लिया जाता? लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा सारे काम किए जाते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा फैसला नहीं दिखता है, मौजूदा 8 सालों में नहीं देखा गया कि राष्ट्रपति ने किसी दलित के लिए किया हो या राष्ट्रपति ने आवाम के लिए कोई डायरेक्ट फैसला लिया हो। इसके पहले भी दलित ही थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कौन सा काम किया? आप ही लोग बताइए। आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग जानकारी ज़्यादा रहती है। हम लोग तो मैंने ले मैन है इस फील्ड में। मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई काम आप लोगों को दिखा? आप लोग समाज से आते हैं। नहीं, मुझको तो कोई नहीं दिखा, मुझको तो कोई काम नहीं दिखा। और 1 मिनट और,